हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ई स्कूल में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मायने में कि लगभग हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेंस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये कंटिन्यू ऐसे टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है, देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, इस टॉपिक को एक और नाम से जाना जाता है और वो इसका नाम है नरेशन। ठीक है, इसको नरेशन भी कहते हैं, या इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, हम पहले इसी प्रश्न से ही अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, शॉर्ट में कहे तो जो स्पीकर होता है, ओरिजिनल स्पीकर, उसके जो शब्द है, कहे हुए शब्द, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। ओरिजिनल स्पीकर के कहे हुए शब्द डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है। और सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि किसी के कहे हुए शब्दों को आप अपने शब्दों में कहते हो, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो मान ले कि कोई स्पीकर है, ए है, ठीक है, उसके कही हुई कोई भी बात है, तो वो क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच। और उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब भी यही है that these are the words of the original speaker and there's nothing change that has been made in the speech, and that is why we always mark inverted commas there. उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। द रीजन बीइंग कि ये जो वर्ड्स है स्पीकर के, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब वही बात मैं कहता हूं कि अगर ए ने कोई बात कही है और इसको अगर कोई बी ए की बात को कहता है, तो बी क्या कर रहा है, ए की बात को कह रहा है। अब ये जो कहने की कला है, यही नरेशन कहलाती है। जो उसने बात कही है वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट स्पीच बाय द ओरिजिनल स्पीकर, दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ नरेटिंग द वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीकर। ओरिजिनल स्पीकर के कहे हुए शब्दों को आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यही आर्ट जो है, किसी के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में कहने की कला, नरेशन कहलाती है। ठीक है, ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिटन एज दे वर स्पोकन बाय द स्पीकर। जैसे स्पीकर ने शब्द कहे थे, उनको एज इट इज आप लिखते हो या बोलते हो या किसी को बताते हो, तो वो क्या हुए, वह डायरेक्ट स्पीच। और इन इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड। एक तो पहली बात, उनको रिपोर्ट किया जाता है, बताया जाता है लोगों को, एंड स्पोकन विद स्लाइट चेंज, और थोड़ा सा उसमें बदलाव जो इनडायरेक्ट के हिसाब से जरूरी होता है करना, वो इसमें बताया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में शब्दों को जैसा बोला गया है वैसा ही लिखा जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। दिस इज द रीजन वी ऑलवेज पुट दैट स्पीच इन विद इन दीज टू इन्वर्टेड कॉमास। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को थोड़ा परिवर्तन करके बताया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। तो ये क्या होता है, ओरिजिनल स्पीच होता है। ओरिजिनल स्पीच ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का ओरिजिनल स्पीच है, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, स्पीकर के शब्दों को अपने शब्दों में कहना, ठीक है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। नरेशन, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीकर, ये क्या होता है, नरेशन क्या होती है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, और वी कैन कॉल इट रिपोर्टिंग, आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीच ऑफ ओरिजिनल स्पीकर, ओरिजिनल स्पीकर, ओरिजिनल स्पीकर के शब्दों को रिपोर्ट करने की जो आर्ट है, ये क्या कहलाती है, ये आर्ट नरेशन कहलाती है। आया समझ में? हमने इसको थोड़ा सा समझ लिया है कि ये क्या है। अब यही हमेशा याद रखना, लिखने के हिसाब से जब आप लिखते हो तो डायरेक्ट स्पीच का यूज करो। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, और इफ वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, वी मस्ट at maximum talk in indirect speech.
otherwise you will have to mention you know inverted commas in that, है ना? तो वो कोट अनकोट कहना पड़ता है उसमें। अब देखिए, ये आपके सामने जो वाक्य दे रखा है, ही सेड टू मी यू आर अ गुड लिसनर, ठीक है। अब ये होता है डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में हम कुछ शब्दों का यूज, ये जो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, और वो जो शब्द है वो शब्द क्या क्या है वो देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में, ये जो है डायरेक्ट स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है, और ये है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको मैं शॉर्ट में आर वी लिखूंगा। रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और याद रखना, इस पूरे रूल्स में ये शब्द बार बार रिपीट होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, है ना, स्पीकर, लिसनर, तो ये शब्द हमें इसीलिए पहले पढ़ लेने हैं। आगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कॉमा है, और इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये जो हिस्सा है, जो ओरिजिनल स्पीच है, इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्ट में मैं रिपोर्टेड स्पीच को आर एस लिखूंगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में कथन को बोलने वाला सब्जेक्ट या स्पीकर होता है। अब यहाँ पे ये जो पूरा जिसने बोला है वो कौन है? ये होता है। तो ये क्या होता है? स्पीकर होता है, ठीक है, या इसको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं। आई बात समझ में? और इसी के बाद में ये जो मी है, ये क्या होता है? लिसनर होता है। ये हमेशा सुनने वाला, या इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये चार शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसको मैंने आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ये हो गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू के तुरंत बाद वाला जो सुनने वाला है वो लिसनर या ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब जैसे इसी वाक्य को देख लेते हैं। ये जो अभी आपने वाक्य आपके सामने था, इसी वाक्य को समझते हैं। जैसे ही सेड टू मी, इसमें क्या है? ही सेड टू मी, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। आगे, यू आर अ गुड लिसनर, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। उसके बाद में इसमें जो ही है, ये बोलने वाला है, ओरिजिनल स्पीकर, ये क्या होता है? इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं या स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये मी जो है यहाँ पर, ये मी क्या होता है? इसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या लिसनर। आई बात समझ में? ये होता है लिसनर। तो इन शब्दों को पहचान हमें पहले होनी चाहिए, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। इसको बदलने के नियम जो है उनको देखते हैं। डायरेक्ट से, आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो नियम क्या है? इसमें ये सारे बताए गए हैं। हम पहले एक एक करके रूल देखेंगे। तो वो रूल कौन से है? पहला तो रूल होता है, फर्स्ट रूल, सैड टू को बदलना। अब मान लीजिए कि आपके सामने ये जो वाक्य था, है ना, ही सेड टू मी यू आर अ गुड लिसनर, इसमें सैड टू को बदलना सबसे पहला रूल होता है। दूसरा रूल हम देखेंगे, कनेक्टिव लगाना। तीसरा रूल होता है टेंस में परिवर्तन करना। चौथा रूल होता है सर्वनाम बदलना, प्रोनाउन को बदलना, ठीक है। और पांचवा रूल हो गया, कुछ अगर टाइम से जुड़े हुए कोई शब्द दे रखे हैं जिनको कहते हैं एडवर्ब्स, तो एडवर्ब्स को बदलने के कुछ रूल होते हैं। तो ये 5 रूल, देयर आर टोटली 5 रूल्स दैट वी हैव, एंड वी मस्ट नो हाउ टू चेंज देम। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट से। रूल नंबर फर्स्ट, जैसे हमने देखा था कि हमें सबसे पहले क्या देखना है? सैड टू को बदलने का नियम। तो सैड टू को बदलना है, ठीक है। तो सैड टू को बदलने का नियम क्या होगा? ये यहाँ पे जो दे रखे हैं, ये सारे सैड टू को कैसे कैसे बदलना है। दैट में सैड टू को, मान लीजिए सैड टू है, उसको टोल्ड में कब बदला जाता है? तो कब बदला जाएगा? जब इन्वर्टेड कॉमा जो है आपका, उसका पहला शब्द क्या हो? कोई नाउन या प्रोनाउन हो। मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, यहाँ पे ही लिखा हुआ है ना, ही इज ऐसे करके सेंटेंस दे रखा है, तो कोई भी प्रोनाउन हो गया, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा करके, मैं लिख देता हूँ हितेश, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई नाउन
या कोई प्रोनाउन हो तो सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सैड टू को आस्क्ड में कब बदला जाता है? अगला रूल है कि सैड टू को आस्क्ड में कब बदला जाता है। तो देखिए, अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द, इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है और इसका पहला शब्द मान लीजिए कोई हेल्पिंग वर्ब हो, डू दे दिया, ठीक है, या डिड दे दिया, या फिर हैव दे दिया, या फिर कोई डब्ल्यू एच वर्ड वाई दे दिया, तो इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या डब्ल्यू एच वर्ड हो तो सैड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। अगला रूल, अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट हो तो सैड टू को किस में बदला जाता है? इसको या तो बदला जाता है रिक्वेस्टेड में, या ऑर्डर्ड में, या एडवाइस्ड में। ठीक है, सैड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस। अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे मैं कहता हूं हेल्प मी, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा हुआ होता है डोंट, यहां से शुरू होता है, तो सैड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस में बदला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सैड टू को और किस केस में बदला जाता है, इस रूल को देख लेते हैं। सैड टू को बदला जाता है विश्ड में या कर्स्ड में। कब? अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द क्या हो, मे दे रखा हो, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुई, यहाँ पे मान लीजिए मे लिखा हुआ आया, लेकिन सिर्फ मे तक नहीं, ये ऑपरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। मे आता है, खत्म कहाँ पे होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होता है, तो ये क्या होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। आई बात समझ में? अगर मे के बाद में यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तब वहां पे आस्क्ड आएगा। अगर मे आए और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो वो विश्ड और कर्स्ड में बदला जाएगा। अगला, इन्वर्टेड कॉमा में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो क्या होगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो और सरप्राइज। अगर इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है अलास लिख दिया, आह लिख दिया, अहा लिख दिया, या फिर व्हाट से शुरू होने वाला वाक्य जो कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होता हो, या हाउ से शुरू होने वाला वाक्य और एक्सक्लेमेशन पे खत्म होता हो, तो ये क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो सैड टू को किस में बदला जाता है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो और सरप्राइज में। तो सैड टू को हमने बदलने के 5 रूल देखे हैं। पहला रूल, सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द क्या हो? कोई नाउन या प्रोनाउन। अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड या हेल्पिंग वर्ब हो तो सैड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। अगर मान लीजिए, तो अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द मान लीजिए कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू नॉट हो तो सैड टू को बदला जाता है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइस्ड में। अगला रूल, अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द मे से शुरू हो और एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे दे रखा हो तो ये होता है ऑपरेटिव सेंटेंस, तो सैड टू बदलेगा विश्ड और कर्स्ड में। वैसे ही अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, अलास, आहा, ये इंटरजेक्शंस हो तो सैड टू बदलेगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो और सरप्राइज में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सैड टू को बदलने के रूल में। ये हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं सेकंड रूल कि कनेक्टिव अगर होता है तो क्या करते हैं हम, कनेक्टिव कौन कौन से लगते हैं उसके रूल्स देखते हैं। अब देखिए, सेट टू के रूल के बाद में कनेक्टिव का रूल देखते हैं कि कनेक्टिव अगर यूज करने तो क्या क्या कनेक्टिव यूज होंगे। तो सबसे पहला कनेक्टिव आता है दैट का कनेक्टिव। दैट कनेक्टिव कब लगता है? वही रूल जो सेट के लिए हमने यूज किया था, सेट के लिए, टोल्ड के लिए किया था। अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द यहाँ पे मान लो ही लिख दिया, या फिर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द है ना, मान लीजिए रवि लिख दिया, तो नाउन, नाउन या कोई प्रोनाउन अगर हो तो सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है और कनेक्टिव दैट लगता है। ठीक। अगला रूल, अगर इन्वर्टेड कॉमा जो है उसका पहला शब्द कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, ये देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द, तो जैसे डू लिख दिया, ठीक है, और ये इंटेरोगेशन मार्क, या फिर मैं मान लो कि हैव लिख दिया, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं कैन लिख दिया, ठीक है, तो ऐसे में आपको कनेक्टिव इफ या वेदर का यूज करना है। ये हुआ सेकंड कनेक्टिव। थर्ड, अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड हो, या फिर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई एच से शुरू होना, या तो डब्ल्यू से या एच से, हाउ से शुरू हुआ
तो ये क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड अगर होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड वो ही क्या रह जाएगा, कनेक्टिव। तो ये हुआ थर्ड कनेक्टिव। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड हो तो आपका कनेक्टिव वही रह जाता है। अगला, इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द मान लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे ड्रिंक, ठीक है, या फिर और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कहता हूं वॉच दिस मूवी, वॉच। तो फर्स्ट फॉर्म हो तो कनेक्टिव क्या लगेगा, टू। अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द डू नॉट हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, सेड टू का कनेक्टिव नॉट टू, कनेक्टिव नॉट टू लगेगा। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा में पहला शब्द, जैसे मैं कहता हूं डोंट मेक नॉइस, ठीक है, ऐसे में कनेक्टिव नॉट टू लगेगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कनेक्टिव लगना है, ये कनेक्टिव क्या लगेगा, नॉट टू। तो ये हुआ कनेक्टिव का रूल। अगला थर्ड रूल हम देखते हैं, टेंस में परिवर्तन का रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, कि अगर टेंस में परिवर्तन करना हो तो क्या 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 परिवर्तन करने हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। टेंस का नॉलेज है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एसएनडीएस होता है। ये अगर आपको टेंस अच्छे से पढ़ा है तो ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। इसको बदलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदला, पास्ट इंडेफिनिट में। ये भी सेम वही हो गया, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, ठीक है। ये भी किस में बदलता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। आई समझ में। नेक्स्ट, इज आर एम। सिर्फ अगर इज आर एम, ये मेन वर्ब हो गई, बी की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, किस में बदलता है, वॉज वर्ब में। ये रूल याद रखने हैं। फिर है इज आर एम प्लस आई एन जी फॉर्म, इज आर एम प्लस आई एन जी, ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदला, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदला, पास्ट कंटिन्यूअस में। सेम प्रेजेंट परफेक्ट हैज प्लस थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। ये किस में बदलता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब ये बदला पास्ट परफेक्ट में, ठीक। फिर हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बदल गया हैड बीन प्लस आईएनजी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में बदलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आई बात समझ में। तो ये क्या हो गए, टेंस के आधे रूल अभी। अब आगे आया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट का रूल। अब पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म सेम वही रूल, पास्ट इंडेफिनिट ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में। वॉज वर ये भी है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी बदला पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बी की, थर्ड फॉर्म ऑफ बी, तो वो क्या होती है, बीन। आगे वॉज वर प्लस एनजी, ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये किस में बदला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन प्लस एनजी में बदला। आगे, अब पास्ट परफेक्ट अगर है, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, तो वो एज इट इज रह जाता है, पास्ट परफेक्ट कभी नहीं बदलता। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट स्पीच आ गया पास्ट परफेक्ट, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलता। सेम हैड बीन प्लस आईएनजी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये भी नो चेंज, ये भी नहीं बदलता। डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन प्लस आईएनजी आ गया, तो रिपोर्टेड स्पीच में सेम रहेगा वो। आगे कोई भी मॉडल आता है, उसको कैसे बदलना है, कैन किस में बदलता है, कुड में, शैल शुड में, विल वुड में, मे माइट में। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में कुड शुड वुड माइट मस्ट आ जाता है तो नो चेंज, इनको नहीं बदला जाता है।
ये अपने पास्ट इक्विवेलेंट में बदल सकते हैं। कैन का पास्ट इक्विवेलेंट हो गया कुड, तो उसमें बदल दिया, लेकिन कुड ही आ जाता है तो कुड को कोई चेंज नहीं कर सकते हम। आए समझ में? तो ये हुआ आपका टेंस का इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, ये अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और कई स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो इस रूल को देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखो आपके सामने मैंने जो लिखा है ना, ये क्या है, सबसे पहले इसको नोट करते हैं। आई माई मी वी और अस, ये जो सब्जेक्ट है आई माई मी वी और अस, ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इनको लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद में यू योर यू, ये होता है सेकंड पर्सन, इनको याद रखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट है ही हिज हिम शी हर हर दे देयर देम, इसमें आप इट को भी लिख लीजिए, इट इट्स और इट, ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन। सबसे पहले तो यही आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन कहते ही आई माई मी वी आवर अस। ठीक है, यू योर यू सेकेंड पर्सन, और बचे हुए सारे हैं वो क्या हो गए, शेष जितने भी है वो क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। अब थर्ड पर्सन में ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये थर्ड पर्सन प्लूरल। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में हमने अभी नोट किया क्या क्या आते हैं, आई माई मी वी और अस। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू योर यू। थर्ड पर्सन में शेष जितने भी प्रोनाउन बचे हैं वो आते हैं थर्ड पर्सन। अब इनको बदलना कैसे है, ये कैसे बदलेंगे, जैसे मैं वाक्य लिखता हूं, ही said to me। ठीक है, you are my friend, you are my friend। इस वाक्य में अब आपको बदलना है, मान लो सब आपने डायरेक्ट आपने कनेक्टिव लगा दिया, सेट को बदल दिया। अब आपको बदलना है सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा पहला शब्द प्रोनाउन है यू को बदलना है। अब यू का क्या रूल है, यू कौन सा पर्सन है, पहले ये प्रश्न करो अपने आप से, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ये हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इसको किसके अनुसार बदलते हैं, ये ऑब्जेक्ट या लिसनर के अनुसार बदलते हैं। अब लिसनर कौन सा, ये वाला लिसनर। ठीक है, ये किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। यू को बदलना है मी के अनुसार। अब कैसे बदलेगा, यू ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, और सेकंड पर्सन में भी सब्जेक्टिव केस में है, सेकंड पर्सन में भी ये सब्जेक्टिव केस में है। तो आपको चेंज करना होगा, तो क्या करना होगा, आप इसी का मी जो है इसके अनुसार बदलना है। तो मी क्या है, इसके अनुसार बदलना है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो यहां पर आएगा आई। ठीक है, अगला माई को बदलना है। ठीक है, ये प्रोनाउन और आता है। माई को बदलने का रूल, सबसे पहले माई क्या होता है, माई यहां ये होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और उसमें भी क्या है, पॉजेसिव केस है। फर्स्ट पर्सन सेकेंड फॉर्म कह दो आप इसको, फर्स्ट पर्सन सेकेंड फॉर्म। ये रही फर्स्ट पर्सन, ये हो गया आपके सामने, और इसमें भी कौन सी है, सेकेंड फॉर्म है। ये बदलता है किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी और सब्जेक्ट या स्पीकर के अनुसार, इसके अनुसार बदलेगा। अब माई सेकेंड फॉर्म है तो ही की सेकेंड फॉर्म आपको लानी है, तो ही की सेकेंड फॉर्म हिज, ये है ना जो हिज, तो हिज आएगा। आई जो भी ये वर्ड आना है, फिर माई बदला हिज में। तो ये प्रोनाउन चेंज करने के रूल है। आप ये देखो कि जो इन्वर्टेड कॉमा में जो प्रोनाउन आया है वो कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो आप इसको बदलो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो उसको बदलो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन इस इन्वर्टेड कॉमा में, मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में आ गया ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, मान लीजिए ही इज माई फ्रेंड आ गया। ठीक है, अब ये ही एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को कभी नहीं बदलते, थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता। तो एक बार इस रूल को फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी ओवर अस, आई माई मी वी ओवर अस सब्जेक्ट के अनुसार स्पीकर के अनुसार बदलते हैं। सेकेंड पर्सन यू योर यू लिसनर या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं।
और थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलते। ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, दैम, इट, इट्स, इट। ये जो 12 शब्द है इनको कभी नहीं बदला जाता है, ये एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं। और कोई नाउन हो तो नाउन को तो एज इट इज लिखना ही है, उसको तो बदलना ही नहीं है अपने को। प्रोनाउन को बदलने के हमने ये रूल देखा है। अब हम एक एक करके इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आई एम एन ऑफिसर। ठीक है, ही सेड टू मी आई एम एन ऑफिसर। सबसे पहले सेड टू को बदलना है। तो देखो ही तो एज इट इज आ गया, मी एज इट इज आ गया, सेड टू को बदलना। तो सेड टू का हमने रूल देखा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला कोई भी शब्द नाउन या प्रोनाउन हो, यहां पे देखो ये प्रोनाउन है, तो सेड टू किस में बदला जाता है? टोल्ड में। तो क्या हो गया? ही टोल्ड मी, पहला चेंज हो गया। दूसरा चेंज था कनेक्टिव का चेंज। कनेक्टिव में क्या, वही रूल है कि कनेक्टिव अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो तो कनेक्टिव क्या आता है? दैट आता है। ठीक है, तो यहां पर आ गया दैट, ही टोल्ड मी दैट, कनेक्टिव भी आ गया। अब इसके बाद में हमें बदलना है आई को। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये बदलता है किसके अनुसार? स्पीकर के अनुसार। ये बदलता है स्पीकर के अनुसार, मतलब ही के अनुसार बदलेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका? ही। अब उसके बाद में इज, आर, एम। इज, आर और एम ये किस में बदलते हैं? वॉज में और वर में। तो ही, वॉज और एन ऑफिसर सेम रह जाएगा। आए समझ में? तो ये स्पेशल रूल हमें सारे याद रखने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप इनको चेंज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। शी सेड टू मी ही इज चेजिंग यू। तो शी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द क्या हो गया? नाउन या प्रोनाउन है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड सबसे पहले तो ये हो गया शी टोल्ड मी। अगर नाउन और प्रोनाउन होता है इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द तो कनेक्टिव क्या आता है? कनेक्टिव आएगा दैट। तो ये दैट आ गया पहला रूल, ये दूसरा रूल। उसके बाद में अपने को बदलना है ही को। ही कौन सा पर्सन है? ही है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलते, तो क्या आ गया? ही का ही आ गया। अगला इज, आर, एम प्लस आई एन जी, ये किस में बदलते हैं? वॉज वर प्लस आई एन जी में, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस बदलता है। पास्ट कंटिन्यूस में आप टेबल देख लेना, जो थर्ड टेबल अपने टेंस वाली देखी थी वो देख लेना है अपने को। तो वॉज वर प्लस आई एन जी आ गया। अगला है यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन और थर्ड थर्ड फॉर्म। सेकेंड पर्सन थर्ड फॉर्म, इसको बदलना है हमें किसके अनुसार? मी के अनुसार। मी क्या हो गया? थर्ड फॉर्म ही है, तो मी का मी यहाँ पे रख दिया। ये बेसिकली ये होते सेम ही है, जो सेकेंड पर्सन है वही है यहाँ पर है जो है वो, क्योंकि सेकेंड पर्सन सुनने वाला है। आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज देखते हैं इसमें। आई सेड टू हर, आई सेड टू हर आई कैन टीच यू। तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन है, तो सबसे पहले एक तो लगा दिया आपने टोल्ड, फिर कनेक्टिव लगा दिया दैट, पहला रूल। दूसरा रूल आई टोल्ड हर दैट। उसके बाद में आई को बदलना है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा इसके अनुसार। तो ये भी आई है, तो चेंज कुछ नहीं करना, आई का आई रह गया। कैन है, ये बदलता है। कैन किस में बदलता है? कैन बदलता है कुड में, तो आई कुड हो गया। टीच का टीच हो गया। अब यू बदलना है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन, मेरे साथ साथ बोलते जाना। यू क्या है? सेकेंड पर्सन, यू, योर, यू। और ये कौन सा यू है? ये थर्ड फॉर्म है यू की, ऑब्जेक्टिव केस। अगर वर्ब के बाद में आता है तो वो मान लीजिए कि वो थर्ड फॉर्म है, तो आपको इसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो हर का थर्ड फॉर्म क्या होती है? शी, हर थर्ड फॉर्म ही है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई है यहाँ पे। तो ये प्रोनाउन को बदल दिया हमने। अगला, शी सेड टू हर मदर आर यू फाइन। अब यहाँ पे देखिए, अब ये थोड़ा सा रूल चेंज आया। इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई भी हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यू एच वर्ड हो, ठीक है, तो सैड टू किस में बदलता है? सैड टू को बदलना है तो वो बदलता है आस्ट में।
सेड टू का शी आस्क्ड हर हो गया, ठीक है, आस्क्ड हर मदर। अब उसके बाद में यही कंडीशन होती है तो कनेक्टिव क्या लगता है, कनेक्टिव लगता है इफ, तो इफ आ गया। अगला एक छोटा सा रूल यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो रूल क्या है, देखिए कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो मान लीजिए यहाँ पे आर है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव है तो वो बिल्कुल आपका किस में बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव होता है और उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो वो इंटरोगेटिव नहीं होकर के आपको उसको बदलना है स्टेटमेंट में, अफर्मेटिव में। तो ऐसे में आप पहले नाउन को चेंज करोगे, नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में क्या करना है, नाउन या प्रोनाउन पहले आएगा। याद रखना है, अगर डायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव है, इन तो इनडायरेक्ट स्पीच में पहले नाउन प्रोनाउन आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। मतलब नाउन और प्रोनाउन पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब यहाँ पे क्या था, देखो इफ तो आपने लगा दिया, यू को पहले बदलो, आर को एक बार छोड़ो, यू को बदलो, यू बदलेगा मदर के अनुसार, मदर का मतलब शी, तो यहाँ पे आ गया शी। अब इस आर एम किस में बदलता है, वॉज और में, तो शी वॉज, और फाइन का फाइन रह गया। तो इंटरोगेटिव में ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आर यू फाइन है तो आप उसको क्या कर दो, आर यू फाइन है तो उसका वर यू, वर ही कर दो, या जो भी है हेल्पिंग वर्ब आगे कर दो। हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब जैसे रवि सेड टू हिम व्हेन विल यू कम, अब ये इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये कनेक्टिव रह जाएगा। सबसे पहले तो सैड टू किस में बदलेगा, आस्ट में, पहला रूल, पहला रूल क्या हो गया, सैड टू को बदलना, तो ये किस में बदल बदल दिया आपने, आस्ट में, ठीक है। सेकंड, डब्ल्यू एच वर्ड से अगर इन वाक्य शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव वही रह जाएगा, तो इसमें कनेक्टिव क्या रहेगा, कनेक्टिव व्हेन ही रह जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें देखो व्हेन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है। मैंने कहा ना इंटेरोगेटिव अगर होता है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव नहीं होगा, उसको स्टेटमेंट में बदलना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रख लोगे तो मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम मिस्टेक्स हम करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो यही करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। कनेक्टिव आ गया, उसके बाद में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर पहले फिर से लिख देता हूं, पहले क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट यू को बदला हिम के अनुसार, सुनने वाला कौन है, सेकंड पर्सन बदलेगा सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला है हिम, तो यू है अपनी सेकंड पर्सन, यू क्या है यहाँ पर, सेकंड पर्सन, ठीक है। और उसमें भी फर्स्ट फॉर्म, तो ये बदलेगा सुनने वाले के अनुसार, हिम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ही, तो ये आ गया ही। विल किस में बदलता है, वुड में, तो वुड आ गया। कम है फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये बदल दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, कमल सेड टू हर, कमल ने उसे कहा वाई वर यू लेट, ये क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड आया तो आस्ट आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टिव रह जाता है, सेकंड रूल ये भी आ गया, है ना। पहला रूल सेड टू को बदल दिया, कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड वही रह जाता है कनेक्टिव। अब इसमें पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, तो पहले सब्जेक्ट यू को लो, यू बदलेगा किसके अनुसार, हर के अनुसार, तो यहाँ आ गया शी, ये आपने थर्ड बदल दिया। अब वॉज वर्ब किस में बदलता है, ये आपको टेबल नंबर थर्ड याद रखनी है। वॉज वर्ब किस में बदलता है, वॉज वर्ब बदलता है, वॉज वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये वॉज वर्ब बदलता है हैड बीन, आप रूल में देख लेना, वॉज वर्ब बदलता है हैड बीन में, तो शी हैड बीन, ये चौथा चेंज कर दिया, ये बदलता नहीं है, तो ये चार चेंज आपने यहाँ पर कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से आपको सारा याद रहेगा। जैक सेड टू मी हाउ आर यू, तो हाउ डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो सबसे पहला चेंज सेड टू आस्ट में बदलेगा, ये आपने कर दिया, जैक आस्ट भी, कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड ही रह जाएगा, तो कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड रह गया। अब हाउ आ गया ना, अब आर और यू में सब्जेक्ट पहले
हेल्पिंग वर्ब बाद में, यू सब्जेक्ट है, ये बदलेगा मी के अनुसार, तो मी का फर्स्ट फॉर्म क्या है, आई, तो आई आ गया यहाँ पर। और इज आर एम किस में बदलता है, देखिए रूल है, इज आर एम का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये किस में बदलता है, वॉज वर्ब में, ठीक है। तो हाउ आई वॉज, याद रहेगा। आगे, दे सेड टू हिम व्हेन विल यू हेल्प अस, ठीक है। तो दे सेड टू किस में बदल गया, आस्क, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू ये आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, तो सेड टू किस में बदलेगा, सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, ठीक है। उसके बाद में कनेक्टिव क्या आएगा, इफ आएगा, तो दे आस्क्ड मी इफ, अब फिर पहले सब्जेक्ट यू बदलेगा सुनने के अनुसार, सुनने वाले के अनुसार, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सुनने वाले के अनुसार, ये सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है ना सब्जेक्टिव केस, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, तो ही आ गया। विल बदलेगा वुड में, हेल्प का हेल्प रह गया, अस को बदलना है, आई माई मी वी और अस, ये बदलते हैं दे के अनुसार, अस क्या है, थर्ड फॉर्म है ना, तो इसकी दे की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, देम, तो ये आपने इसको बदल दिया। अब आगे फिर एग्जाम्पल देखते हैं, सारे एग्जाम्पल से रूल्स भी, सारे टेंस की और सारी रूल्स क्लियर हो जाएंगे। शी सेड टू हिम यू डू नॉट वांट पीस, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन आ गया ना, तो सेड टू टोल्ड में बदल दिया, सबसे पहला रूल। उसके बाद में कनेक्टिव दैट आ गया, दूसरा रूल। उसके बाद में आपको यू को बदलना है, यू है सेकंड पर्सन, यू यहाँ पर क्या है, बोलते रहोगे ना तो रूल याद रहेगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में भी फर्स्ट फॉर्म, इसको बदलना है किसके अनुसार, तो ये बदलता है सुनने वाले के अनुसार, ठीक है। अब सुनने वाला कौन है, हिम, तो हिम की ये बदलेगा इसके अनुसार, हिम की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, ही, तो ये आपने एक और चेंज कर दिया। डू नॉट वांट पीस का क्या हो जाएगा, डिड नॉट वांट आ जाएगा पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, और ये एज इट इज रह जाएगा, तो ये चार चेंज कर दिए। आई सेड टू विजय यू शुड नॉट स्मोक, नाउन प्रोनाउन है तो सेड टू बदला टोल्ड में, तो आई टोल्ड विजय, कनेक्टिव आया दैट, यू बदलेगा विजय के अनुसार, मतलब यहाँ पे आ गया ही, शुड का शुड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नॉट स्मोक रहेगा, तो ये आपके हो गए कुछ चेंजेस इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस के। ये एक टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल है अन्य परिवर्तन की टेबल, कुछ मिसलेनियस चेंजेस है। डायरेक्ट स्पीच में हेयर आता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर में बदलता है, याद रखना। नाउ आता है तो देन में बदलता है, दिस आता है तो दैट में बदलता है, दीज आता है तो दोज में बदलता है, टुडे आता है तो दैट डे में बदलता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। टुनाइट है दैट नाइट में, यस्टरडे बीता हुआ है ना तो प्रीवियस हो गया, वैसे ही लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट, टुमारो मतलब आने वाला तो नेक्स्ट हो गया ना, टुमारो का मतलब आने वाला तो नेक्स्ट डे हो गया। ऐसे ही अगो बदलता है बिफोर में, दस बदलता है सो में, हैंस बदलता है टेंस में। तो ये कुछ रूल्स है, ये आपको मिसलेनियस चेंजेस याद रखने हैं, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, पांच चेंजेस। पहला चेंज सैड टू, दूसरा चेंज कनेक्टिव, तीसरा चेंज टेंस, चौथा चेंज आपको देखना है प्रोनाउन का चेंज, और पांचवी चेंज ये है जो आपको याद रखने हैं। इतने ही रूल्स है। अब अलग अलग वाक्यों के हिसाब से कुछ अपने चेंजेस देखने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष नियम देखते हैं। अब विशेष नियम क्या है, बहुत जरूरी बात है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई साइंटिफिक फैक्ट, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा है, ठीक है, तो उसमें रूल है कि इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको एज इट इज यहाँ पे नोट करना है। बाकी चेंजेस कर दो, ही सैड तो ही सैड रह गया, कनेक्टिव दैट क्योंकि यहाँ पे नाउन प्रोनाउन है ना इसलिए, तो दैट आ गया। अब मैन इज मॉडल सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर क्या आ जाता है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई साइंटिफिक फैक्ट या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो इनको आपको चेंज कभी नहीं करना, ये एज इट इज आएगा। क्या आएगा, एज इट इज, ठीक है, बिना चेंज किए उनको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दो। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो, ये देखो सेज, मतलब
से, सेज, हैज सेड या हैव सेड हो, या फिर यही जो है रिपोर्टिंग वर्ब ये फ्यूचर टेंस में मतलब शैल से या विल से हो। यहां पे सेज की जगह ही विल से हो टू मी इन्वर्टेड कॉमा। तो इसमें क्या करना है, अगर ये चेंज होता है, अभी तक तो हमने क्या देखा, ही सैड टू आया था, ही सैड टू मी, तो ये क्या था, सेकंड फॉर्म थी, पास्ट टेंस था। अगर यहीं पे प्रेजेंट टेंस हो इस वाले हिस्से में या फ्यूचर टेंस हो तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में इसके टेंस चेंज नहीं होगा। इसमें टेंस चेंज का मतलब जो रूल नंबर थर्ड हमने देखा, रूल नंबर थर्ड, टेबल नंबर थर्ड है, वो लागू नहीं होगी। टेंस चेंज नहीं करना, बाकी सारे चेंजेस कर दो। मतलब ऐसे वाक्य में आप ये जो मान लो सेज है ये बदल दो, मान लीजिए कनेक्टिव है तो वो बदल दो, फिर प्रोनाउन बदलना है तो प्रोनाउन बदल दो, या फिर आपको एडवर्ब बदलना है, दिस को दैट में बदलना है तो बदल दो, ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसमें टेंस चेंज कभी नहीं होगा, ये याद रखना है। अब इसी वाक्य में देखो, से का क्या हुआ, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन है तो जहां सैड को टोल्ड में बदलते थे वैसे यहाँ सेज का टेंस हो जाएगा। ठीक है, टेंस हो ही रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। सेज है तो टेंस हो गया, और बाकी रूल कनेक्टिव का वही है। आई है तो ये बदलेगा किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार, तो ही है तो ही का ही हो गया। यहाँ पे टेंस नहीं बदलना, इस आर एम वॉसवन में बदलता है। वैसे रूल क्या है, इस आर एम डायरेक्ट स्पीच में होता है तो वो बदलता है वॉसवर में। यहाँ पे चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो इस आर एम का इस आर एम रहेगा, लेकिन यहाँ आई था तो एम हो गया, यहाँ ही है तो यहाँ पे क्या हो गया, इस हो गया। जूनियर टू, यू है सेकेंड पर्सन, ये बदलेगा, यू बदलेगा मी के अनुसार। ठीक है, मी के अनुसार बदलता है। अब मी के अनुसार बदलना है आपको, तो मी है थर्ड फॉर्म में है, ये भी थर्ड फॉर्म है, तो ये एज इट इज आ गया यहाँ पर। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। देखिए, शी विल से, ये हो गया कौन सा टेंस, फ्यूचर। ठीक है, अब फ्यूचर में है तो यहाँ पे विल से का विल से रह गया, दैट कनेक्टिव आ गया, ये जो इज है ये इज का इज रह गया। मतलब आपने क्या किया, टेंस को आपने इसमें नहीं बदला, टेंस को नहीं बदलना, इज का इज रह गया, बाकी सारे चेंजेस कर दो। दिस का आपने दैट कर दिया, यहाँ पे कनेक्टिव एक और दैट आ गया ना, हाँ दो दैट आएंगे, एक कनेक्टिव दैट हो गया और एक दिस का पास्ट हो गया, वो दैट हो गया। ठीक, एक इंपॉर्टेंट रूल और बचता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब है ये, इसमें लिसनर या ऑब्जेक्ट नहीं हो। अभी तक आपने क्या देखा, जैसे ही सेड टू हिम, या आपने देखा ही सेज टू मी, तो ये सुनने वाला था ना अभी तक इसमें। अब मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा हो ही नहीं, तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर या ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, तो सैड को टोल्ड में नहीं बदला जाता, सैड को टोल्ड में नहीं बदला जाता, ये इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, यहाँ पे देखो सुनने वाला नहीं था तो से का से ही रह गया, वरना यहाँ पे टेल होता, शी विल से टू मी होता, तो यहाँ पे आप इसको से को टेल में बदल देते, शी विल टेल मी। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट या लिस्टर नहीं है तो सैड को टोल्ड में नहीं बदलना, से को टेल में नहीं बदलना, या सेज को टेल्स में नहीं बदलना। ये तीसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो आपको याद रखना है। अब अभी तक हमने क्या देखे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखा है। अब एक होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सूचक ये जो वाक्य है ये क्या होता है, प्रार्थना सूचक वाक्य। कौन से वाक्य होते हैं प्रार्थना सूचक वाक्य, कौन से होते हैं, वे वाक्य होते हैं जो प्रार्थना आदेश या सलाह को बताते हैं, प्रार्थना आदेश या सलाह को दर्शाते हैं। ये वाक्य किन किन से शुरू होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं। ये वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस इनसे शुरू होते हैं। इन वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कौन कौन से निम्न नियम है वो अपने इसमें देख लेते हैं। इंपेरेटिव को बदलना है तो सबसे पहले इंपेरेटिव को बदलना है तो सैड टू को इनडायरेक्ट स्पीच में किसमें बदलना होगा, ये आपने पहले ही फर्स्ट टेबल में देखा था, सैड टू को बदलने का नियम। अगर
इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट हो या प्लीज काइंडली हो तो सैड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस में बदला जाता है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिव टू आएगा या नॉट टू आएगा। अब जैसे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है राइट योर नेम, तो ही मान लो ही सेड टू मी, तो यहाँ पे जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है कनेक्टिव है, ये आएगा टू। यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म है तो टू, और यहाँ पे मान लो डू नॉट होता तो कनेक्टिव क्या था, नॉट टू। ये आपने कनेक्टिव के सेकंड रूल में भी हमने देखा था। कनेक्टिव 5 तरीके के कनेक्टिव देखे थे। एक देखा था हमने इफ, पहला देखा था दैट कनेक्टिव, फिर देखा इफ या वेदर, थर्ड हमने देखा डब्ल्यू एच वर्ड, फोर्थ हमने देखा टू, और फिफ्थ हमने देखा नॉट टू। तो वही रूल है यहाँ पर। दो बातें, सैड टू को रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड एडवाइस में कनेक्टिव टू या नॉट टू आएगा, बस इतना ही रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस का। देखिए अब इसका एग्जांपल्स में देखते हैं। शी सेड टू मी कम होम सून। इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो सैड टू रिक्वेस्टेड में बदलता है। पहला रूल सैड टू रिक्वेस्टेड में। फिर कनेक्टिव का रूल, सेकंड रूल है कि कनेक्टिव टू या नॉट टू लगता है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो टू लगेगा। यहाँ पे डू नॉट कम होम सून लिखा हुआ होता तो नॉट टू आ जाता, कम होम सून एज इट इज आ जाएगा। याद रहेगा। फिर देखते हैं, ही सेड टू हिम डू नॉट शाउट। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आ गया डू नॉट आया तो सेड टू ऑर्डर्ड में बदल गया, कनेक्टिव नॉट टू हो गया, शाउट एज इट इज रह गया, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म है, डू नॉट के टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये नहीं बदलना। आगे देखते हैं, शी सेड टू मी ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही आपको क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द हर एक में देखना है, फर्स्ट फॉर्म है तो सेड टू किस में बदलता है, ऑर्डर्ड, ठीक है, या फिर रिक्वेस्टेड, या फिर एडवाइज्ड, इसमें बदलता है। और कनेक्टिव या तो टू आएगा या नॉट टू आएगा। तो यहाँ पे चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो टू आएगा। बचा हुआ वाक्य ब्रिंग आ गया। योर वाले रूल वही है, प्रोनाउन के रूल वही है, यू योर यू बदलता है इसके अनुसार। यू अपनी सेकंड फॉर्म में ना, यू योर यू, तो योर सेकंड फॉर्म है, तो मी की सेकंड फॉर्म आई माई मी में सेकंड फॉर्म क्या है, माई, तो ये माई आ गया, फाइल आ गया। टुमारो किस में बदलता है, ये फिफ्थ अभी हमने रूल देखा था, मिसलेनियस चेंजेस। टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में, तो ये आ गया फिफ्थ रूल हो गया अपना। अगला वाक्य देखते हैं, महेश सेड टू हिम टेक ऑफ योर शूज। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म, तो सेड टू आपने बदल दिया रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड हिम। फर्स्ट फॉर्म है तो कनेक्टिव टू आ गया, टेक ऑफ है तो टेक ऑफ है। योर ये हो गया सेकंड पर्सन, यू योर यू सेकंड पर्सन, ये बदलते हैं सुनने वाले के अनुसार। तो योर सेकंड फॉर्म है ना, यू योर यू, ये हिम की सेकंड फॉर्म ही हिज हिम, तो हिज आ गया, यहाँ पर हिज में बदल गया। शूज नाउन एज इट इज रहते हैं, ये नहीं बदला। अगला, विशाल सेड टू हर डू नॉट लीव योर शीट एम्प्टी। ठीक है, डू नॉट आया ना, तो विशाल एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में। अब आपको यहाँ पर जो भी मीनिंग लग रहा है एज पर आर मीनिंग, what as the emotion is there, meaning is there, according to that you have to use either requested, advised और ordered। ठीक है, तो एडवाइज यहाँ पर कर दिया। कनेक्टिव डू नॉट है तो नॉट टू आएगा, लीव का लीव आ गया, योर फिर बदलना है, योर बदलेगा इसके अनुसार, तो यहाँ पे आ गया हर हो गया, और शीट एम्प्टी एज इट इज आ गया। ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव में थोड़ा सा एक और एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो और देख लेते हैं। थोड़ा सा चेंज है कि ये जो डू नॉट वाले वाक्य होते हैं उसको अभी तक तो हमने बदल ही दिया कि आपने सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में बदलना है, और कनेक्टिव नॉट टू आना है। एक इसका एक अल्टरनेटिव और है, ठीक है, अल्टरनेट और है, ये भी अपने को सीख लेना चाहिए। अगर डू नॉट वाले वाक्य है तो डू नॉट वाले वाक्यों में सेड टू को फोरबिड में भी बदला जा सकता है। अभी तक हमने देखा ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट या एडवाइस्ड में, इसको फोरबिड में बदल दो। फोरबिड का मतलब होता है मना करना हो गया, तो ऐसे में कनेक्टिव जहां नॉट टू करते थे वो क्या हो जाएगा, टू।
ये इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने मान लीजिए रिक्वेस्टेड किया होता डू नॉट वाले वाक्य में, तो आप कनेक्टिव क्या करते, नॉट टू। लेकिन अगर आप फोरबिड लिख देते हो रिक्वेस्टेड की जगह, तो कनेक्टिव क्या आएगा, टू आएगा। ठीक। शी सेड टू मी डू नॉट कॉपी मी, तो शी फोरबिड किया, यहाँ पे फोरबिड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिव डू नॉट की जगह अब यहाँ पे नॉट टू की जगह टू आएगा, और कॉपी का कॉपी आ गया फर्स्ट फॉर्म। मी, आई, माई, मी, वी ओवर अस किसके अनुसार बदलते हैं, इसके अनुसार, शी के अनुसार। तो मी थर्ड फॉर्म है, तो शी की थर्ड फॉर्म हर हो गई यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते हैं। सुरेश said to me do not use mobile। सुरेश forbade me, said to को forbade में बदल दिया, कनेक्टिव टू हो गया, यूज मोबाइल एज इट इज हो गया। तो बहुत सिंपल से है। वंस वी हैव टू मेक अ कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर अबाउट दीज सेंटेंसेस, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं कामना सूचक या इच्छा सूचक वाक्य। ये वो वाक्य होते हैं जो या तो विश को शो करते हैं या कर्स को। विश या कर्स किसी के लिए करते हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ये वाक्य में से शुरू होते हैं, कोई भी इन्वर्टेड कॉमा है ये यहाँ पे में से शुरू होते हैं, लेकिन ये खत्म होंगे एक्सक्लेमेशन पे। ठीक है, तो अब तो वो है ऑप्टेटिव। अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द में है लेकिन ये खत्म हो रहा है क्वेश्चन मार्क पे, तो ये ऑप्टेटिव नहीं है, ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव वाक्य हो गया, ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या रूल है, इसमें सैड टू को, चूंकि ये विश या कर्स होता है, तो सैड टू को आप विश्ड ब्लेस्ड में बदलो या कर्स में बदलो, तो सैड टू। ठीक है, इफ देयर इज अ विश इन रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें क्या आएगा, विश्ड आएगा। ठीक है, और अगर इसमें कर्स का सेंस है तो क्या आएगा, कर्स्ड आएगा। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिव क्या आएगा, दैट। इसी वाक्यों में कनेक्टिव, कनेक्टिव लिख लेना, दैट आएगा। दो ही चेंज है, बाकी सारे चेंज सेम है, मतलब टेंस के रूल है वो क्या हो गए, सेम। प्रोनाउन का रूल है, मान लो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन भी सेम, कोई रूल में चेंज नहीं है। और अदर चेंजेस है तो वो भी सेम रहेंगे। इनको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही सेड मे यू गेट गोल्ड मेडल। ये देखो मे से शुरू हुआ, यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान में देख लेना, मे से शुरू हुआ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, इन दोनों से ये क्या बन गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये बन गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सैड टू किस में बदलेगा, सैड टू विश्ड में। ठीक है, क्योंकि मे यू गेट गोल्ड मेडल, भगवान करे तुम्हें स्वर्ण पदक मिले, तो आप विश कर रहे हो तो सैड टू को विश में बदल दिया। कनेक्टिव हमने देखा था कि कनेक्टिव क्या आएगा, कनेक्टिव आएगा दैट, तो ही विश्ड दैट। दो चेंज, एक और दो चेंज कर दिया, बाकी सारे चेंजेस सेम है। एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो क्या है, यहाँ पे मे पहले आया था, सब्जेक्ट बाद में, इसमें भी क्या होगा, ऑपोजिट। यू है, इसको पहले बदलो, यू बदलेगा यहाँ पे सुनने वाले के अनुसार। अब मान लीजिए सुनने वाला तो यहाँ दे नहीं रखा है, तो ही सेड टू मी मान लो इसको। ठीक है, इसको टू मी मान लिया, इसको टू मी, तो मी के हिसाब से यहाँ पर आई आ गया। मे बदलता है माइट में, गेट गोल्ड मेडल सेम रह गया। ठीक, आगे शी सेड मे यू फेल इन दिस एग्जाम, तो यहाँ पे कर्स का सेंस है, तो शी कर्स्ड पहला चेंज, कनेक्टिव दैट दूसरा चेंज। तीसरा, यू को पहले बदलो मे को बाद में, इसमें यहाँ पे पहले इंटरोगेटिव में लिखा था ना, सब्जेक्ट को पहले हेल्पिंग वर्ब को बाद में, तो यू को पहले और मे को बाद में, यू को पहले मे को बाद में बदलना है, सब्जेक्ट को पहले मे को बाद में, मे का माइट बाद में होगा, यू को बदलना है फिर इसके अनुसार बदलना है, तो टू मी मानते हैं तो आई हो गया, मे का माइट हो गया, फेल इन हो गया, दिस बदल गया दैट में, ये अदर चेंजेस हो गए, एग्जाम का एग्जाम रह गया, तो ये कुछ अदर चेंजेस हो गए।
द ओल्ड लेडी सेड मे दिस गर्ल गेट जस्टिस, भगवान करे इस लड़की को न्याय मिले। तो द ओल्ड लेडी विश्ड, ठीक है, कनेक्टिव दैट, एक और दो ये चेंजेस हो गए। अब उसके बाद में दिस गर्ल है, ये सब्जेक्ट है, तो दिस गर्ल का क्या हो जाएगा, दिस बदलता है दैट में, तो दैट गर्ल, कनेक्टिव दैट, और तीसरा आपने कर दिया, ये सब्जेक्ट आ गया, मे का हो गया माइट, टेंस चेंज हो गया, गेट जस्टिस का गेट जस्टिस रह गया। तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है, दीज आर जस्ट एक्सेप्शंस, ये आपको याद रखना है। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब कोई रूल नहीं है, आपको याद रखना है। शी सेड वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस, काश मैं एक प्रिंसेस होती, तो शी विश दैट शी हैड बीन अ प्रिंसेस। ये कुछ एक्सेप्शंस याद रख लेना और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य, उनका इनडायरेक्ट बनाना, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं? विस्मय बोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो किसी अचानक आए भाव को व्यक्त करते हैं। अचानक कोई भाव आया, चाहे वो दुख का है, आश्चर्य का है या खुशी का है, जो शब्द निकलता है या जो वाक्य निकलता है वो विस्मय बोधक होगा। विस्मय बोधक वाक्य हो गया, विस्मय बोधक शब्द हो गया, या तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या वो इंटरजेक्शन है। जैसे खुशी, दुख या आश्चर्य के भाव, इन वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के क्या नियम है? सैड टू को बदलना, सबसे पहले दो ही चेंज बदलने हैं, सैड टू को बदलना और कनेक्टिव। सैड सैड टू का रूल क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये तो तीन रूल हुए। अब तीनों को और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय कब होगा? अगर रिपोर्टेड, ये वाला जो हिस्सा है इन्वर्टेड कॉमा वाला, रिपोर्टेड स्पीच, यहां पे आ जाता है अहा आ गया, तो क्या आएगा? जॉय। ये रहा अहा, हुर्रे एंड ब्रेवो। अगर इन्वर्टेड कॉमा में यहां पे अलास आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? अलास से आ होने पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अहा, हुर्रे या ब्रेवो होने पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर व्हाट और हाउ आ रखा हो, ये मान लीजिए व्हाट आया यहां पर और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये वाक्य हो गया, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन मार्क नहीं हो, एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होगा। नेक्स्ट रूल है इन्वर्टेड कॉमा में कनेक्टिव दैट का प्रयोग होगा, ठीक है, ये नेक्स्ट रूल हो गया। अब अगला एक इंपॉर्टेंट बात, आपने अलास, अहा, ब्रेवो, हुर्रे ये देख तो लिए, इनको आपको, ये कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। ये अलास हो गया यहाँ पर, अलास, अहा, आ, व्हाट, हाउ, ब्रेवो, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो बचे हुए ये जो वाक्य हैं इनको। She said, "Alas, I have lost my necklace." Alas आते ही समझ लो क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो she exclaimed with, alas है तो sorrow। अभी हमने रूल में देखा था, ये जो रूल देखा था कि alas होने पर क्या आता है? exclaimed with sorrow आता है। तो वही चीज हो गई, exclaimed with sorrow, connective that आता है। एक रूल, दो रूल। अब इनको आपको alas, अहा, ब्रेवो ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करना। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले आई को बदलना। आई क्या है? सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसके शी के अनुसार बदलना है, तो ये हो गया शी। आई फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर के अनुसार बदलते हैं। अब आई क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, तो शी की फर्स्ट फॉर्म शी होती है, तो वो आ गया यहाँ पर। हैव लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, हैड लॉस्ट। माई है, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन सेकंड फॉर्म, शी है, इसकी सेकंड फॉर्म हर हो गया, तो हर नेकलेस हो गया। आगे, शी सैड, चूंकि दिवाली का समय है तो स्टूडेंट्स आपको ये धमाके जरूर सुनाई देंगे, तो आपको ये मेमोरी है कि हमने दिवाली के समय में ये वीडियो बनाया गया था और दिवाली के समय हमने ये वीडियो पढ़ा था, तो इसलिए ये धमाकों को सुनना पड़ेगा आपको। ही सैड हुर्रे यू डिड इट, हुर्रे है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, पहला चेंज, कनेक्टिव दैट दूसरा चेंज, हुर्रे को यूज नहीं करना, यू है ये बदलता है सुनने वाले के अनुसार,
सुनने वाला है नहीं, तो इसमें मान लीजिए टू मी है, मान लो एक बार, तो मी के हिसाब से आई कर दिया हमने। यू डिड सेकेंड फॉर्म है, तो डिड किस में बदलता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये तो ये यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ये बदलता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई, तो हैड डन, और इट थर्ड, ये हो गया थर्ड पर्सन, तो नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलते हैं, तो इसलिए इनको एज इट इज लिख दिया। शी सेड व्हाट अ बुक इट इज, अच्छा वाक्य है। व्हाट और हाउ वाले वाक्य को थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना है। अब क्यों, देखते हैं। व्हाट और हाउ होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होता है पहला रूल। व्हाट या फिर हाउ अगर हो, ठीक है, तो किस में बदलेगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेगा, ठीक है। कनेक्टिव दैट लगा दिया। अब ऐसे वाक्य में व्हाट अ बुक इट इज, ये सब्जेक्ट होता है शुरू यहां से, इसमें याद रखना, ये सब्जेक्ट शुरू हुआ यहां से, इट इज से। इट क्या है, थर्ड पर्सन, इसको पहले लिखोगे, पीछे से शुरू करो वाक्य को, ज्यादा ठीक रहेगा। इट है, उसको एज इट इज लिख दिया। इज है, तो इज आर एम किस में बदलता है, ये बदलता है वॉज या वर में। इट के साथ क्या लगेगा, वॉज, एज इट इज आ गया। अब देखिए यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है ग्रेट, ये क्यों किया, अब यहां पे ये ग्रेट वर्ड क्यों आया, ये समझने वाली बात है। अब इसका रूल क्या है, देखिए, अगर यहां पे व्हाट अ बुक इस वाक्य में नाउन दे रखा हो, ठीक है, तो उस नाउन से पहले ग्रेट हमेशा आएगा। क्या याद रखना है, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है व्हाट और हाउ वाले वाक्य, उसमें व्हाट और हाउ वाले वाक्य में कोई ना कोई नाउन आ रखा है, तो उस नाउन से पहले ग्रेट का यूज करके उसके मतलब व्हाट अ बुक इट इज, क्या किताब है, तो उसको हाई दिखाने के लिए, सुपरलेटिव दिखाने के लिए उसमें एक ग्रेट वर्ड का यूज कर दो, तो वो उसके एडजेक्टिव को बताना हो गया उसके। तो व्हाट इट वाज अ ग्रेट बुक, ठीक है, और व्हाट और हाउ ये वापस यूज नहीं होते हैं। अब वैसे ही सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस स्पॉट इज, ठीक है। अब सबसे पहले व्हाट और हाउ आ गया ना, देखो हाउ आ गया यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज पहला रूल हो गया। कनेक्टिव दैट दूसरा रूल हो गया। तीसरा, दिस स्पॉट इज, यहां से वाक्य को शुरू करेंगे, ठीक है। तो दिस का क्या हो गया, यहां पे बदलना पड़ेगा, दैट पॉट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस का दैट हो गया, पॉट, इज का क्या हो जाएगा, वॉज। अब यहाँ पे ये वेरी शब्द आया है, जैसे ये ग्रेट आया था, वैसे ही ऐसे शब्दों में वेरी भी आता है। अब दोनों के रूल को पैरेलल समझ लीजिए। अगर व्हाट और हाउ वाले वाक्यों में सिर्फ नाउन आया, तो आप क्या यूज करोगे, ग्रेट। लेकिन नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रखा है, तो उससे पहले वेरी का यूज कर लो। जैसे इसमें पॉट तो आया, लेकिन ये आया आपके एडजेक्टिव, तो आप इसमें क्या करोगे, वेरी यूज करोगे। दैट दैट पॉट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक। इसको हम थोड़ा वर्ड्स में और लिख लेते हैं तो क्लियर रहेगा। इस रूल को नोट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, व्हाट और हाउ वाले वाक्य में, ठीक है, अगर नाउन संज्ञा हो तो ग्रेट का प्रयोग करेंगे, तथा एडजेक्टिव हो तो वेरी का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में देखो, शी सेड व्हाट अ बुक इट इज, तो व्हाट वाला वाक्य हो गया ना। अब इसमें देखिए, यहां पे व्हाट अ बुक इट इज, ये बुक क्या है, एक नाउन है, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट बुक, ठीक है। अब फिर वाक्य क्या था, हाउ ब्यूटीफुल दिस स्पॉट इज, इसमें क्या हुआ, ये एडजेक्टिव दे रखा है, ये मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। जैसे वाक्य संख्या 3 में बुक एक संज्ञा है, अतः ग्रेट का प्रयोग किया। वाक्य संख्या 4 में विशेषण ब्यूटीफुल का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अतः वेरी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये रूल है, अगर सिर्फ नाउन आया तो उससे पहले ग्रेट का प्रयोग, अगर एडजेक्टिव आया तो क्या होगा, वेरी का प्रयोग। ये हो गया आपका रूल, याद रहेगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं, लेट अस वाले वाक्यों को चेंज करना देखना है हमें।
अगर किसी इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द लेट अस है, फिर वाक्य दे रखा है, तो उसको बदलना है। उसका रूल क्या होता है? लेट अस वाले वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्न नियम है। सैड टू को किस में बदलते हैं? सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड टू में बदलते हैं। आए समझ में? सैड टू को सजेस्टेड में या प्रपोज्ड टू में बदलते हैं। ठीक। इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है। दो रूल, सैड टू को सजेस्टेड या प्रपोज टू में और कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना है। ये दो रूल है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात भी है इसमें, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद में लेट अस आता है, तो इस लेट को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाएगा। ये तीसरा बात हो गई। और इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब से पहले शुड का प्रयोग किया जाएगा, शुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। इसको एग्जांपल में इन चारों रूल को देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से आपको। He said to me let us, ठीक है, he said to me let us, तो said to suggested में बदल गया, he suggested me और connective that, ये दो रूल पहले अभी हमने देखे थे। उसके बाद में इस us को बदलना है, ठीक है। us को बदलने के लिए थोड़ा सा हमें रूल समझना है। ये या तो बदलेगा we में या बदलेगा they में, या तो बदलेगा ये we में या बदलेगा they में। अब कैसे बदलेगा ये देखना है। v में कब बदलता है, इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। v में कब कब बदलेगा? अगर, नोट कर लेना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी क्या दिया हुआ हो, आई, वी, मी या अस दिया हुआ है, तब तो ये अस किस में बदलेगा? वी में। अगला रूल, दे में कब बदलेगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में इस वाले हिस्से में कहीं भी इन चार शब्दों के अलावा आई, वी, मी और अस के अलावा कोई भी शब्द हो। यहां पे क्या था, अस को वी में क्यों बदला? अब इसके लिए इसमें देखो, कहीं पर भी आई, माई, मी, वी और अस में से कोई है क्या? तो मी है ना, तो यहां पे ये अस किस में बदलेगा? वी में बदलेगा। ठीक है, वी हो गया, वर्ब से पहले शुड मॉडल कर दिया, शुड मॉडल, तो वी शुड वॉच, दिस बदल गया दैट में, और मूवी का मूवी हो गया। अब इस वाक्य में देखते हैं। अब यहाँ पे अस को बदलना है। सबसे पहले तो देखो, लेटस आया है तो सजेस्टेड आ गया, कनेक्टिव दैट आ गया। अगर प्रपोज्ड होता तो इसको प्रपोज टू करते, ध्यान में रखना है ये टू हमेशा इसके साथ में लगता, लेकिन चूंकि इसमें सुनने वाला कोई नहीं है तो आपको सजेस्टेड ही प्रेफरेबल है कि इसको आप यूज करो। अब कनेक्टिव दैट भी आ गया। अब देखिए, अस को बदलना है। अस किस में बदलता है? या तो वी में या दे में। इसके लिए इसमें देखो, कहीं पे आई, वी, मी और अस में से कुछ है नहीं है, तो इसको दे में बदल दो। इतना सा रूल है। लेट अस वाले में लेट को तो यूज नहीं करना, लेट हट गया। अस को बदलना है या तो वी में या दे में। वी में कब बदलेंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर भी आई, वी, मी और अस हो, तो ये अस बदलेगा वी में, वरना बदलेगा दे में। तो यहाँ पे हमने दे में बदल दिया। मॉडल शुड का प्रयोग होगा, स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आएगी, दिस बिजनेस को बदल देंगे दैट बिजनेस में। तो ये क्या हो गया आपके अदर चेंजेस। तो हमने लगभग सारे रूल्स इसमें देख लिए हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझ लिया है, रिपीटेड एग्जाम्पल से हमने इसको समझ लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेंस, दिस टॉपिक, indirect speech. I have tried my best to explain all the rules very clearly to you, but still if you have any problem you can contact me through our YouTube channel, ठीक है। और एक और विशेष बात याद ध्यान में रखना कि मैं इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको इसके प्रैक्टिस सेट और उसके भी लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। पिछले जो वीडियो इसमें मैंने बनाए हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के 2 वीडियो बनाए हुए हैं,
तो उसके भी लिंक इसमें दे दूँगा, तो वहाँ पे थोड़ा और अलग तरीके से आपको रूल्स मिल जाएँगे 2 हिस्सों में। यहाँ इसको मैंने एक हिस्से में पूरे को बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कीजिए जितना हो सके स्टूडेंट्स के बीच में, और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये मेरी की हुई मेहनत आपके काम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।